पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से इस वक्त जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के उस सरकारी नैरेटिव के परखच्चे उड़ा देते हैं जिसे उसने पिछले लगभग 80 सालों से पूरी दुनिया के सामने पाल पोस कर बड़ा किया। सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि एक भड़का हुआ समंदर है। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकारी दफ्तरों के बाहर भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजरों और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर सरेआम पत्थर चल रहे हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हवा में जो नारे गूंज रहे हैं ना, वो सीधे पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद के बड़े बड़े हुक्मरानों को चुनौती दे रहे हैं। वहां इस वक्त इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आधी रात को लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ तोड़ कर युवाओं को घसीटा जा रहा है, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। 1000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अस्पतालों में घायलों की लाइन लगी है और कई लोगों की मौत की खबरें भी पक्की हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं किस्सा दुनिया का। इस पूरी तस्वीर को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ भी पीओके में हो रहा है, ये प्रदर्शन किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ नहीं है। ये लोग किसी विदेशी ताकत या भारत के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे हैं। ये प्रदर्शन सीधे पाकिस्तान की उस पूरी सत्ता व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ हो रहा है जो खुद को इनका सबसे बड़ा रखवाला और हमदर्द कहता आया है। उस पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा फूट रहा है जो 1947 से लेकर आज तक राष्ट्र से लेकर दुनिया के हर छोटे बड़े मंच पर ये सफेद झूठ बोलता आया है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ बेहद खुश हैं, एकदम मजे में हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही चंगा था, सब कुछ इतना ही ठीक था, तो फिर सड़कों पर ये गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? अगर पीओके वास्तव में, जैसा कि पाकिस्तान कहता है, आजाद कश्मीर है, तो फिर वहां की जनता की आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट की नसें क्यों काटनी पड़ी? अगर वहां वाकई कोई लोकतंत्र है, कोई सिस्टम है, तो अपने हक की मांग करने वाले स्थानीय नेताओं पर रातों रात राजद्रोह और देशद्रोह के केस क्यों थोप दिए गए? और अगर वहां की पब्लिक दिल से पाकिस्तान के साथ है, तो फिर इस्लामाबाद को रातों रात बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर अपनी एक्स्ट्रा फौज और पैरामिलिट्री रेंजर्स को वहां क्यों भेजना पड़ रहा है? इस पूरी कहानी की जड़ें वो साल 1947 के पन्नों में छिपी हुई हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत हुआ करती थी जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। अब बंटवारे के नियम के हिसाब से राजा हरि सिंह को यह तय करना था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। महाराजा ने फैसला किया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो पूरी तरह आजाद रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नीयत शुरू से ही खराब थी, उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी फौज की देखरेख में हजारों काबिलाई हमलावरों को कश्मीर की सेना के अंदर घुसा दिया। इन्हें कहने तो लश्कर गया था, लेकिन इनके पीछे पूरा दिमाग जो है ना, पूरी प्लानिंग जो है और सारे हथियार पाकिस्तानी सेना के ही थे। मुजफ्फराबाद और बारामूला को तहस नहस करते हुए ये हमलावर श्रीनगर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। उस वक्त चारों तरफ कत्लेआम, लूटपाट और तबाही का खौफनाक मंजर था। जब महाराजा हरि सिंह को यह साफ एहसास हो गया कि उनकी छोटी सी सेना इन बर्बर हमलावरों को नहीं रोक पाएगी, तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और कानूनन उसी सेकंड पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। जैसे ही विलय पत्र पर दस्तखत हुए, भारतीय सेना तुरंत एक्शन में आई। हमारे जाबाज जवानों ने मोर्चे पर उतरकर उन हमलावरों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और हमारी फौज पूरे कश्मीर को इन हमलावरों से पूरी तरह आजाद कराने ही वाली थी कि तभी
ये पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की चौखट पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि 1 जनवरी 1939 को सीजफायर लागू हो गया, यानी युद्ध को वहीं रोक दिया गया। अब इस युद्ध विराम की वजह से जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो लगभग 13,290 वर्ग किलोमीटर का था, वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में ही छूट गया। भारत ने इस हिस्से को साफ साफ नाम दिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसका एक फैंसी सा नाम रख दिया, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। पर भाई, कहानी में ट्विस्ट तो यहीं पर आता है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा धोखा हुआ, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। पाकिस्तान ने इस पूरे कब्जे वाले इलाके को 2 अलग अलग हिस्सों में काट दिया। पहला हिस्सा बना आजाद कश्मीर, जिसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर जैसे जिले शामिल किए गए, और दूसरा बहुत बड़ा इलाका था गिलगित बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने चुपचाप सीधे अपने केंद्र सरकार के कंट्रोल में ले लिया। अब सोच कर देखिए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह नैरेटिव बेचा कि ये इलाका जो है ना, वो पूरी तरह आजाद है भाई। वहां का अपना अलग झंडा है, अपनी खुद की विधानसभा है, वहां खुद का प्रधानमंत्री है और अपना राष्ट्रपति भी बैठता है। लेकिन आप जरा अपने दिमाग से सोचिए, क्या कोई देश या कोई इलाका सिर्फ एक कपड़ा लहराने से या प्रधानमंत्री की कुर्सी लगा देने से सच में आजाद हो जाता है? इस तथाकथित आजादी का पहला मुखौटा तो तब उतरा जब 28 अप्रैल 1949 को एक कराची समझौता हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह समझौता बड़े गुपचुप तरीके से पाकिस्तान सरकार, आजाद कश्मीर की एक नामी गिरामी कठपुतली सरकार और ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत जानते हैं क्या हुआ? बिना पीओके की जनता से पूछे, बिना उनकी मर्जी के गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा कंट्रोल सीधे इस्लामाबाद को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी जिस इलाके को पाकिस्तान दुनिया के सामने आजाद कहकर छाती पीट रहा था, उसके तौर पर उसने अपने पैर पर तो उससे पैदा होते ही काट दिए थे। सुरक्षा, विदेश नीति और गिलगित का पूरा शासन सीधे पाकिस्तान के हाथ में आ गया। इतिहास गवाह है, शुरुआत से ही पाकिस्तान की नीयत पीओके को रत्ती भर भी स्वायत्तता देने की बिल्कुल नहीं। वहां जो सरकार बनी, उसकी डोर हमेशा रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद के पीएम ऑफिस से ही बंधी रही। अगर वहां का कोई नेता या कोई पार्टी पाकिस्तान के इस कब्जे पर जरा सी भी सवाल उठा देता था, तो उसे तुरंत देशद्रोही का ठप्पा लगाकर जेल में डाल दिया जाता था। यानी जो खेल एक आजाद रियासत के नाम पर शुरू हुआ था, वो असल में मॉडर्न कॉलोनी, एक उपनिवेश की शुरुआत। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो कश्मीरियों का मसीहा है, लेकिन पर्दे के पीछे उसने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया जिसने वहां के लोगों को उन्हीं के घर में कैदी बना दिया। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव गेम कैसे खेला है, आइए इसे समझाते हैं आपको। अगर आप पीओके के इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में चलता है। वहां बकायदा चुनाव होते हैं, वहां वोट डाले हैं, वहां विधायक चुनकर आते हैं, असेंबली में बैठते हैं, एक प्रधानमंत्री बनता है और एक राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन भाई, ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। ये एक ऐसा पोपट शो है, एक ऐसी कठपुतली की नौटंकी है जिसके सारे धागे इस्लामाबाद और रावलपिंडी से हिलाए जाते हैं। इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा और असली खलनायक है ना, वो है कश्मीर काउंसिल। कहने को तो पीओके का अपना एक अलग संविधान है, जिसे अंतरिम संविधान अधिनियम 1947 कहा जाता है, लेकिन इस संविधान के अंदर जो सबसे पावरफुल संस्था बनाई गई है, वो वहां की चुनी हुई विधानसभा नहीं है, बल्कि वही कश्मीर काउंसिल है। और इस काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? कोई कश्मीरी नेता? बिल्कुल नहीं। इस काउंसिल का चेयरमैन होता है खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इस काउंसिल में कुल 14 मेंबर होते हैं, जिनमें से मुख्य फैसले लेने वाले सारे लोग सीधे इस्लामाबाद से तय होकर आते हैं। अब मजे की बात सुनिए, पीओके में कौन सा टैक्स लगेगा, वहां के जंगलों, जमीनों और पानी का इस्तेमाल कैसे होगा, ये सब कुछ पीओके की सरकार नहीं, ये कश्मीर काउंसिल तय करती है।
यानी कि वहां की लोकल असेंबली के पास बजट पास करने या अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पर फैसला लेने का भी कोई असली पावर नहीं है। इसे और भी सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपका अपना एक घर है, रजिस्ट्री आपके नाम पर है, लेकिन आपके घर में किस कमरे में कौन रहेगा, राशन कहां से आएगा, आपके बैंक अकाउंट का एटीएम पिन आपके पड़ोसी के पास है। क्या आप खुद को अपने घर का मालिक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। बस यही हाल पीओके का है। अब जरा बात करते हैं उस सरकारी मशीनरी की जो जमीन पर इस शासन को चलाती है। पीओके का चीफ सेक्रेटरी यानी जो मुख्य सचिव होता है वो कौन होता है? क्या वो कोई कश्मीरी अफसर होता है जिसे वहां के हालात का पता हो? बिल्कुल नहीं। उसे पाकिस्तान की सेंट्रल सिविल सर्विसेज से चुनकर सीधे इस्लामाबाद से एक पार्सल की तरह भेजा जाता है। अच्छा, पीओके का आईजी पुलिस कौन होता है? वो भी इस्लामाबाद से भेजा गया एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर ही होता है। यानी जमीन पर कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस का जो सबसे बड़ा बॉस है और सरकारी फाइलों पर जो दस्तखत करने वाला है वो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, दोनों के दोनों सीधे इस्लामाबाद के नमक का हक अदा कर रहे हैं। उन्हें पीओके की चुनी हुई सरकार या वहां के प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। वहां के प्रधानमंत्री की हैसियत तो बस एक क्लर्क जैसी बनाकर रख दी गई है, जो सिर्फ उन्हीं फाइलों को आगे बढ़ा सकता है जो सिर्फ पाकिस्तानी सेना की हरी झंडी मिली हो। दशकों तक वहां के लोगों ने इस जिल्लत को, इस अपमान को सिर्फ इस उम्मीद से सहा कि शायद कभी तो दिन बदलेंगे। लेकिन जब इस प्रशासनिक गुलामी के साथ साथ उनका आर्थिक शोषण होने लगा, उनके मुंह का निवाला तक छीना जाने लगा, तो लोगों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। ये नाराजगी क्यों और कैसे बढ़ी, आइए इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने ये रोना रोता रहा है कि भारत ने कश्मीर में इतनी फौज लगा रखी है कि वहां लोगों पर जुल्म हो रहा है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली सच क्या है। हमारे वाले जम्मू कश्मीर में आज चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए नए एम्स बन रहे हैं, आईआईटी खुल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं और लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बुनियादी राशन के लिए तरस रहे हैं, आटे की एक बोरी के लिए सड़कों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बिजली के भारी भरकम बिलों के बोझ तले दब रहे हैं। और इस भयंकर नाराजगी की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है ना, वो है वहां के प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट। देखिए, पीओके पानी के मामले में बहुत ज्यादा अमीर है। वहां नीलम और झेलम जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। इन नदियों पर पाकिस्तान ने बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए हैं, जैसे कि मंगला डैम, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट से हजारों मेगावाट एकदम सस्ती और साफ बिजली बनती है। लेकिन जरा दिमाग लगाइए, यहां बिजली जाती कहां है? ये बिजली पीओके के लोगों को नहीं मिलती। ये बिजली सीधे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में भेज दी जाती है, जिससे पंजाब के लाहौर, फैसलाबाद और सिंध के कराची जैसे बड़े बड़े शहरों के कारखाने और फैक्ट्रियां चलते हैं। अब सबसे हैरानी की बात बताते हैं आपको। जिस पानी से, जिस जमीन पर ये बिजली बनाई जा रही है, वहां बिजली पैदा करने का असली लागत मात्र 3 से 5 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट आती है। लेकिन जब वही बिजली घूमकर वापस पीओके के लोकल लोगों के घरों में पहुंचती है ना, तो पाकिस्तान सरकार उस पर दुनिया भर का टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और न जाने क्या क्या कबाड़ जोड़कर उसे 40 से 50 प्रति यूनिट के भाव में बेचती। अब नतीजा क्या होगा? कड़ाके के ठंड में जहां बिजली उनका सबसे बेसिक राइट होना चाहिए, वहां लोगों को 18 से 20 घंटे के लंबे लंबे पावर कट झेलने पड़ते हैं। लोगों के घरों में पूरी तरह अंधेरा पसरा रहता है, लेकिन उनके हाथों में हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अब हम उस पूरी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं, जिसने इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। जब आप टीवी या अखबारों में देखते हैं तो अक्सर इस आंदोलन को सिर्फ महंगाई या बिजली बिलों का आंदोलन कहकर दिखा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो असली पॉलिटिकल वजह है वो बहुत गहरी है। इसे कहा जाता है 12 आरक्षित सीटों का विवाद।
आसान भाषा में समझाते हैं आपको। देखिए, पीओके की जो विधानसभा है उसमें टोटल 53 सीट है। इन 53 में से 41 सीटें ऐसी हैं जिन पर सीधे पीओके के इलाके में रहने वाले लोग वोट डालते हैं और अपना विधायक चुनते हैं। लेकिन जो बची हुई 12 सीटें हैं वो उन शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व की गई हैं जो 1947 में या 1965 के दौर में जम्मू कश्मीर के भारतीय हिस्से से भागकर पाकिस्तान चले गए थे। अब आप कहेंगे कि शरणार्थियों को अपनी बात रखने के लिए सीटें देना तो अच्छी बात है, फिर इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसलिए है क्योंकि ये 12 सीटों का जो वोटर्स है ना, वो आज की डेट में पीओके में ही रहते हैं। ये लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रावलपिंडी में, कराची में, सियालकोट में और लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में मजे से सेटल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के परमानेंट नागरिक बन चुके हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वो पाकिस्तान के नालिशान शहरों में बैठकर आराम से पीओके की विधानसभा के लिए वोट डालते हैं। अब समझ आ रहा है आपको खेल क्या है यहाँ? ये असल में पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी वहां की फौज की एक बहुत ही शातिर, बहुत ही सोची समझी चाल है। होता यह है कि जो भी पार्टी इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठी होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान की पार्टी हो या बिल्कुल बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, वो पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले इन शरणार्थियों के वोटों को अपनी पावर, पैसे और पुलिस के दम पर बड़े आराम से मैनेज कर लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये 12 की 12 सीटें सीधे इस्लामाबाद की सत्ताधारी पार्टी की जेब में चली जाती है। अब जरा सोचिए, पीओके की जो लोकल जनता है वो तो 41 सीटों पर आपस में बटी हुई है। वहां कोई भी लोकल पार्टी अकेले दम पर मेजॉरिटी नहीं ले पाती। ऐसे में ये बाहर बैठी हुई 12 सीटें सीधे किंग मेकर बन जाती है। इस्लामाबाद इन 12 सीटों के दम पर पीओके में अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा देता है। वहां के लोकल लोगों का गुस्सा इसी बात पर है। उनका साफ कहना है कि जो लोग पिछले 50 से 60 सालों से यहाँ पहाड़ों में नहीं रह रहे, जिन्होंने यहाँ की हाड़ कपाने वाली ठंड, बिजली के लंबे लंबे कट और इस कमर तोड़ महंगाई को कभी देखा ही नहीं, वो लाहौर और कराची के ठंडे ठंडे ऐसी कमरों में बैठे हैं। वो हमारे वोटों के हाईजैक करके ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा? ये तो सीधे सीधे पीओके के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का मर्डर है। और इसी सियासी धोखे के खिलाफ जन्म हुआ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का। इस जॉइंट अवाम कमेटी ने पाकिस्तान की इस राजनीतिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ एक आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इन 12 सीटों को खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने 3 बहुत ही बेसिक मांगे पूरे सिस्टम के सामने रख दी। पहली मांग यह है कि बिजली की कीमतें उसी रेट पर तय की जाएं जिस रेट पर वो पीओके के पानी से पैदा होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो पैदा तो होते हैं 3 से 5 रुपए पाकिस्तानी रुपए, लेकिन वो पीओके जब वापस घूम के आते हैं तो वही 3 से 5 रुपए 30 से 40 रुपए हो जाते हैं। दूसरी मांग ये है आटे और बुनियादी राशन पर जो सब्सिडी छीनी गई है उसे तुरंत वापस बहाल किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि पीओके के बजटीय और प्रशासनिक अधिकारों को उस कश्मीर काउंसिल के चंगुल से पूरी तरह आजाद कराकर हमारी लोकल असेंबली को दे दिया जाए। जब साल 2024 के बाद यह आंदोलन अपनी पीक पर पहुंचा तो लोगों ने साफ कर दिया कि हम सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज इस जनसैलाब को देखकर अंदर तक हिल गई, पूरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि अब अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो पीओके तो भाई उनके हाथ से गया। और फिर उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए वही पुराना घिसा पिटा और क्रूर तरीका अपनाया जो हमेशा से वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में अपनाते आए हैं, यानी बंदूक और अंधाधुंध दमन का तरीका। रातों रात पाकिस्तानी रेंजर्स को स्पेशल पावर देकर पीओके की सड़कों पर उतार दिया गया। इंटरनेट की सारी लाइनें काट दी गई,
वहां का जो कड़वा सच है, वहां की जनता पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके वीडियो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने, आप सबके सामने आ सके। फेसबुक, ट्विटर पर कड़ा सेंसर लगा दिया गया है ताकि यहां पे जो कुछ भी चल रहा है वो बाकी लोगों को पता ना चले। आंदोलन के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्हें देशद्रोह के झूठे आरोपों में बंद कर दिया गया है। लेकिन भाई इस बार पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इंटरनेट बंद करने और गोलियां चलाने से जनता इस बार डरी नहीं, बल्कि उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। सड़कों पर जो नारे पहले सिर्फ आटे और बिजली के लिए लग रहे थे ना, वो नारे अब सीधे आजादी और पाकिस्तानी फौज अपने देश वापस जाओ के नारों में बदल गए हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ एक आर्थिक विरोध नहीं रहा, ये पाकिस्तान के उस पूरे कंट्रोल मॉडल के खिलाफ एक खुली बगावत बन चुका है जिसे उसने पिछले 7.25 दशकों से संभाल कर रखा था। लेकिन इस बगावत से पाकिस्तान आखिर इतना ज्यादा डरा क्यों है? इसके पीछे क्या बड़े राजनीतिक और सैन्य मायने छिपे हैं? आइए इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं आपके सामने। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान की ये ताकतवर सेना और वहां की सरकार पीओके में उठने वाली हर छोटी सी आवाज को भी इतनी बेरहमी से कुचल क्यों रही है? क्योंकि वो बिजली के बिलों की मांग पर भी टैंक और बंदूकें लेकर आ जाती है। इसका जवाब किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि ये सीधे पाकिस्तान के वजूद और उसके सबसे बड़े प्रोपेगेंडा से जुड़ा हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व, वहां की गंदी राजनीति और वहां की फौज की जो दुकानदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर टिकी है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तानी सेना अपने देश की गरीब जनता को पिछले लगभग 80 सालों से लगातार घुट्टी पिलाती आ रही है कि हमें भारत से बहुत बड़ा खतरा है और हमें कश्मीर को आजाद कराना है। इसी नकली डर और नैरेटिव के दम पर पाकिस्तानी सेना देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद डकार जाती है, ऐश करती है, और वहां की जनता भी इसी कश्मीर राग के चक्कर में सेना के हर जुल्म, वहां के तख्ता पलट को चुपचाप सहती आई है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर पाकिस्तान की अपनी खुद की जनता ये देख ले कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने आजाद करके अपने पास ही रखा हुआ है, वहां के लोग ही पाकिस्तानी फौज को कब्जाधारी बोल रहे हैं, वहां के लोग ही पाकिस्तान के चंगुल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सेना का वो पूरा का पूरा नैरेटिव ताज के पत्तों की तरह बिखर जाएगा या नहीं? पाकिस्तानी फौज अपने ही देश के लोगों के सामने पूरी तरह, कहते हैं ना, नंगी हो जाएगी। इसके पीछे जो दूसरा और सबसे बड़ा इंटरनेशनल और मिलिट्री रीजन है, वो है चीन का एंगल। पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर अरबों खरबों डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, जिसे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये कॉरिडोर चीन के शिजियांग प्रांत को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। और आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के ठीक बगल के सेंसिटिव इलाकों से होकर गुजरता है। चीन ने इस पूरे बेल्ट में अपने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब चीन को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे इलाके में पूरी खामोशी और लोहे जैसा सख्त कंट्रोल चाहिए। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस तरह खुली बगावत पर उतर आते हैं, वहां गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो चीन का ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह खटाई में पड़ जाएगा। चीन का प्रेशर पाकिस्तान पर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी कीमत पर इस इलाके में जरा सी भी हलचल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना चीन के पैसों को बचाने के लिए अपने ही लोगों की छाती पर गोलियां दागने से भी पीछे नहीं हट रही। इस पूरी कहानी का जो तीसरा और सबसे कड़क एंगल है, वो है भारत का स्टैंड। साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, तब से भारत सरकार का रुख एकदम साफ और लाउड है। हमारी सरकार और हमारी सेना कई बार खुलेआम ये कह चुकी है कि अब पाकिस्तान से अगर कोई भी बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके को वापस भारत में मिलाने पर होगी। भारत की संसद में यह बात सर्वसम्मति से पास हुआ कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान आता है, वो भारत का एक अभिन्न अंग है और अब हमेशा रहेगा। अब जब पीओके के लोग खुद सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गो बैक के नारे लगाते हैं, तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पेट में मरोड़ उठने लगती है।
उनके दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि कहीं ये असंतोष इस लेवल पर ना पहुंच जाए कि वहां के लोग खुलकर भारत में शामिल होने की गुहार लगाने लगे। आज सोशल मीडिया पर ऐसी ढेरों वीडियो तैर रही हैं जिनमें पीओके के आम नागरिक सरेआम कैमरे पर कह रहे हैं कि हमसे अच्छे तो हिंदुस्तान के कश्मीरी हैं, जिन्हें कम से कम सस्ता राशन, इज्जत की जिंदगी और 24 घंटे बिजली तो मिल रही है। ये जो तुलना है ना, ये पाकिस्तान के गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों, कैमरे के सामने बैठकर आज पीओके की ये जो अंदरूनी कहानी हमने समझी है, वो हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि आप बंदूक की नोक पर, झूठे प्रोपेगेंडा के दम पर या मजहब का चश्मा पहनकर किसी जमीन के टुकड़े पर कुछ सालों के लिए अवैध कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन आप वहां रहने वाले इंसानों को, उनके दिलों को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर बिल्कुल नहीं रख सकते। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से का नाम बड़े प्यार से आजाद कश्मीर रखा था ना, आज वहां की ही आवाम खुद चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि वो असल में कितनी बड़ी गुलामी है। ये 12 सीटों का विवाद तो बस एक जरिया बना, एक छोटी सी चिंगारी बना। असली लड़ाई तो उस 80 साल पुराने मिलिट्री कंट्रोल, उस भयंकर आर्थिक शोषण और उस दोहरेपन के खिलाफ है जिसने वहां की कई पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह तबाह कर दिया। आज जब मुजफ्फराबाद की खूबसूरत वादियों में आंसू गैस का जहरीला धुआं उड़ रहा है, जब इंटरनेट को पूरी तरह ब्लॉक करके लोगों की चीखों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तब पूरी दुनिया के सामने एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है। पाकिस्तान का वो पुराना घिसा पिटा कश्मीर नैरेटिव अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। अब देखना बस ये होगा कि क्या पाकिस्तान की सेना हमेशा की तरह इस बार भी जन आंदोलन को बंदूकों के दम पर कुचल देगी, या फिर पीओके की जनता ये बगावत कश्मीर पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। क्योंकि सच को आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और किस्सा दुनिया का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।